मैं ज्योति सिंगौर। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं इकाई 3 उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, इस इकाई के हम पिछले 2 पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके थे, परंतु पूर्ति से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो मैंने पिछले वीडियो में कवर नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो बहुत लंबा था। इसीलिए आज हम पूर्ति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको आज हम समझेंगे। आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उससे आप पहले से परिचित हैं। बस आज आपको एक काम करना है कि आप इस तरह से इमेजिन करिए, आप ये मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और एक दुकानदार होने के नाते आपका व्यवहार कैसा होगा। मैंने यहाँ एक सब्जी बेचने वाली को लिया है। ये ग्राहक को पत्ता गोभी बेच रही हैं जिसकी कीमत है 40 रुपए किलो, और अगले दिन पत्ता गोभी की जो कीमत है ये कितने रुपए हो जाती है? 60 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। तब इसका व्यवहार कैसा होगा? यदि इसकी जगह आप होंगे, यदि पत्ता गोभी के मूल्य अधिक हो गया, कीमत अधिक हो गई, तो आप भी खुश हो जाएंगे। क्यों खुश हो जाएंगे? क्योंकि उससे आपका लाभ अधिक होगा। और यदि पत्ता गोभी की कीमत कम है तो उस वक्त आप इसकी पूर्ति कम करना चाहेंगे, कम इसको बेचना चाहेंगे। परंतु जैसे ही पत्ता गोभी की कीमत यदि ऊंची हो जाती है तो आप ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि जिस दिन मूल्य अच्छा है पत्ता गोभी का, आपकी पूरी सब्जी बिक जाए, पूरी पत्ता गोभी बिक जाए। तो यहाँ देखकर आपको एक व्यवहार समझ में आया कि यदि कीमत कम है तो पूर्ति भी क्या हो रही है? कम है। आप ये जो सब्जी वाली है ये कम से कम पत्ता गोभी बेचना चाहेगी, परंतु यदि कीमत अधिक है तो ये पूर्ति को भी अधिक बढ़ा देगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यही है हमारा पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम पूर्ति और कीमत के बीच संबंध बताता है। यहाँ से हम यह भी समझ पा रहे हैं कि कीमत कम तो पूर्ति कम और कीमत अधिक तो पूर्ति अधिक। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध है, जबकि हमने मांग का नियम देखा था, कीमत और पूर्ति में उल्टा संबंध था। कीमत बढ़ रही थी तो मांग कम हो रही थी और कीमत कम हो रही थी तो मांग बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पर कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध है। देखिए, कीमत कम हो रही है तो पूर्ति भी कम हो रही है और कीमत अधिक हो रही है तो पूर्ति भी अधिक हो रही है। तो इस तरह से पूर्ति का नियम क्या कहता है कि कीमत और पूर्ति में सीधा या धनात्मक संबंध होता है। हमारा ये प्रश्न बैंक में प्रश्न क्रमांक 5 है। पूर्ति का नियम लिखिए। ये 4 अंक के प्रश्नों में दिया है। पूर्ति शब्द क्या है? पूर्ति अर्थशास्त्र में पूर्ति का अर्थ होता है किसी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार रहता है। और नियम का मतलब क्या है? आज हम पूर्ति का नियम समझेंगे कि पूर्ति कब अधिक होती है और पूर्ति कब कम होती है। पूर्ति का नियम: अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में कमी हो जाती है। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधे या धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कीमत वृद्धि हो रही थी तो पूर्ति में भी वृद्धि हो रही थी, कीमत में कमी हो रही थी तो पूर्ति में भी कमी हो रही थी। यही पूर्ति का नियम है ना? बहुत आसान। बस यहाँ ये दिया हुआ है हमको एक शब्द, अन्य बातें समान रहने पर। हमको कोई भी नियम, खासकर अर्थशास्त्र के जब भी हम नियम पढ़ते हैं तो कुछ बातों को हम स्थिर मान लेते हैं। तो यहाँ पूर्ति का नियम समझने के लिए भी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमने क्या मान लिया है? स्थिर मान लिया है। क्योंकि पूर्ति को जैसे क्रेता है, विक्रेता की आय, रुचि एवं स्वभाव, संबंधित वस्तु की कीमत है, सरकारी नीति है, ये सब चीजें भी पूर्ति को प्रभावित करती हैं। परंतु यदि हमको पूर्ति का नियम पढ़ना है तो हम अन्य बातें, यानी जितनी भी अन्य बातें प्रभावित करती हैं पूर्ति को, उसको हम स्थिर मान लेते हैं। पूर्ति के नियम में हम केवल कीमत और पूर्ति के बीच संबंध को ही हम देखेंगे। नियम को हम यदि सारणी से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कीमत और पूर्ति की इकाइयां, कीमत को हमने P ले लिया है, पूर्ति की इकाइयां।
जब कीमत वस्तु की 10 होती है तब पूर्ति 100 होगी। कीमत 10 से बढ़कर 11 प्रति इकाई हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा 100 से बढ़ के 200 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार यदि कीमत 11 से बढ़ के 12 इकाई हो जाएगी तो पूर्ति भी कितनी हो जाएगी? 200 से बढ़ के कितनी हो गई? 300। इसका अर्थ यह है कि वस्तु की अपनी कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध है। यहाँ आपको सारणी से भी स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ रही है। यही हमारा पूर्ति का नियम है। यदि आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में ऐसा भी इसको बना सकते हैं। कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, कीमत कम हो रही है तो पूर्ति भी कम हो रही है। यदि आप ये चीजों का छोटे छोटे ट्रिक का यदि उपयोग करते हैं तो आपको अंक बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। आपको बस इतना ही तो करना है, ये कॉपी पे कीमत अधिक पूर्ति अधिक, कीमत कम पूर्ति कम। तो इस तरह से यदि आपने लिखने में यदि कहीं कमी भी कर दी है लेकिन आपने यदि अपने कॉपी में इस तरह की चीजों को शामिल किया एग्जाम में, तो एग्जामिनर ये जानता है कि आपको बहुत डीप नॉलेज है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता देती हूँ जिससे कि आप इसको भी उपयोग करना सीखें कॉपी में, जिससे आपको जो अंक हैं वो बहुत अच्छे अंक मिलेंगे एग्जाम में। पूर्ति के नियम को हम रेखा चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। पूर्ति का नियम के लिए हम क्या करेंगे? एक्स अक्ष में मात्रा ले लेंगे और वाई अक्ष में हम कीमत ले लेंगे। चित्र में कीमत को वाई अक्ष में तथा मात्रा को एक्स अक्ष में प्रकट किया गया है। ये जो एस वक्र है ये कौन सा वक्र है? पूर्ति वक्र है। इसका ढलान नीचे से ऊपर की ओर होता है। इससे हमको ये पता चलता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। जब यहाँ पर कीमत P2 है तो पूर्ति कितनी है? Q1 है। और कीमत बढ़कर P1 हो गई तो पूर्ति भी बढ़कर Q2 हो गई। इसको हमने मिला दिया तो ये जो हमको प्राप्त हुआ ये हमको प्राप्त हुआ पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र से हमको ये पता चलता है कि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। आप कैसे बनाएंगे इसको? आप यहाँ पे एक्स अक्ष में मात्रा ले लेंगे, वाई अक्ष में कीमत ले लेंगे और ये हो गया हमारा पूर्ति वक्र। ये तो मैंने बता ही दिया था कि कीमत यहाँ पर है तो पूर्ति Q1 हो गई और कीमत बढ़ के P2 हो गई तो पूर्ति भी बढ़ के क्या हो गई यहाँ पे? Q2। यानी कीमत बढ़ गई तो पूर्ति भी बढ़ गई। तो इस तरह से आप आसानी से ये रेखा चित्र के द्वारा भी आप समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ति की लोच को समझाइए। ये प्रश्न हमारे 5 अंक में दिया है। पूर्ति का नियम यह बताता है कि वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति किस दिशा में परिवर्तन होगा। कीमत के घटने पर पूर्ति में कमी और कीमत के बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि होती है, किंतु पूर्ति में किस दर से परिवर्तन हो रहा है इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अभी हमने मांग का नियम समझा था। मांग के नियम में हमने क्या देखा था कि यदि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, कीमत कम हो रही है तो पूर्ति भी कम हो रही है। ये पूर्ति का जो नियम है ये केवल दिशा बता रहा है कि परिवर्तन किस दिशा में हो रहा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, परंतु पूर्ति का नियम यह नहीं बताता कि पूर्ति की किस दर से परिवर्तन हो रहा है। यदि हमको ये दर पता करना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच क्या कहता है? पूर्ति की लोच की धारणा हमें यह बताती है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में किस दर से परिवर्तन होगा। मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जिस दर से वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। ये देखिए, ये गाजर है। मान लो यदि गाजर की कीमत 10 रुपए बढ़ गई तो गाजर की पूर्ति कितने किलो बढ़ जाएगी? यदि गाजर की कीमत 10 रुपए कम हो गई तो गाजर की पूर्ति कितने किलो कम हो जाएगी? यदि हमको ये पता करना है तो ये हम किससे पता करते हैं? पूर्ति की लोच से। प्रोफेसर बोल्डिंग एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही पूर्ति और की लोच के संबंध में। कीमत और पूर्ति की मात्रा में जो संबंध होता है वह एक कुत्ते और सीटी के संबंध की भांति होता है। जितनी जोर से सीटी बजेगी उतनी तेजी से कुत्ता भागेगा।
इसी प्रकार जितनी तेजी से कीमत बढ़ेगी उतनी ही तेजी से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा था। इसका मतलब स्पष्ट है कि जितना ज्यादा कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी उतनी अधिक बढ़ेगी। पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की लोच भी प्रायः 3 प्रकार की होती है, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। परंतु हम साधारणतः मुख्यतः कीमत लोच ही पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पूर्ति की कीमत लोच। किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए पूर्ति की कीमत लोच है। ये आप और सरल कैसे याद कर सकते हैं, ये देखिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप इसको याद करें। अर्थशास्त्र में यदि आप परिभाषा याद करने बैठ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। यदि आपने इस सूत्र को याद कर लिया तो आप परिभाषा बना लेंगे। किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत के में प्रतिशत परिवर्तन से यदि हम भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। ये देखिए मैंने सूत्र से बना लिया। किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन से यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का हम भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। है ना आसान? यानी आप इसको समझने की बजाय आप इसको याद कर लीजिए और इससे परिभाषा बना सकते हैं। इसको अपन सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं? ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये है डेल Q अपॉन Q, यानी ये है हमारा पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन और ये है हमारा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ हम 100 से 100 को 100 से 100 को काट देंगे तो हमको जो सूत्र प्राप्त होगा वो क्या होगा? डेल Q अपॉन Q, डेल Q अपॉन Q, इसको हम ऊपर वाला ये सीधा आ जाएगा और गुणित होकर ये संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। गणित तो आपने 10वीं तक पढ़ा ही है तो इतना कठिन नहीं है। ये देखिए ये ऊपर चला गया, नीचे चौथे नंबर पे है तो ये P ऊपर आ गया और डेल P नीचे उलट जाएगा। तो इस तरह से हमको जो सूत्र प्राप्त हो गया पूर्ति की कीमत लोच का, ये आ गया। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें क्या है? वस्तु की मात्रा क्या है? Q है। वस्तु की कीमत क्या है? P है। Q1 वस्तु की प्रारंभिक मात्रा और Q2 वस्तु की अंतिम मात्रा। तो ये डेल Q, डेल शब्द जहां भी ये चिन्ह होता है ये हमको परिवर्तन को व्यक्त करता है। डेल का मतलब ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब ये देखिए आप यहाँ पे Q2 माइनस Q1 यानी अंतिम वस्तु से हम प्रारंभिक वस्तु को घटा देंगे मात्रा को तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे ही हम कीमत में देख ले रहे हैं। P1 क्या है? वस्तु की प्रारंभिक कीमत और P2 क्या है? वस्तु की अंतिम कीमत। तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ? डेल P, P2 माइनस P1। ये हम सूत्र में मान रख देंगे। देखिए यदि आप इससे संबंधित यदि जब गणित करेंगे तो ये सूत्र की बहुत आवश्यकता होती है। इसके जो गणितीय प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु यदि हमने चूंकि प्रश्न बैंक को आधार बनाया है इसीलिए आपको इसका महत्व अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, परंतु ये जो सूत्र है इससे गणित बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक CBSE के जितने बोर्ड एग्जाम है उसमें सब में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें आपको कोई भी 2-3 चीजें दी रहती हैं, 3 चीजें दे दी जाती है, चौथी चीज आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र यदि आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इतना डिटेल में आप मत लिखिए, केवल आप ये सूत्र लिख लीजिए, ये लिख लीजिए और ये जो अंतिम सूत्र है इसको लिख लीजिए। पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियां या प्रकार। वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से सभी वस्तुओं की पूर्ति में एक समान दर से परिवर्तन नहीं होता। कुछ वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो कुछ वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का उसकी पूर्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियां विभाजित किया गया है। जैसे आप एक उदाहरण तो समझते होंगे कि जैसे मान लो यदि दूध है, दूध के दाम अचानक से 70 रुपए लीटर हो जाएं। अभी कितना था? 50 रुपए लीटर था। तो क्या अचानक से दूध की पूर्ति बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। इसके तुलना में यदि हम और चीजों की तुलना करें,
यदि समोसे का जो भाव था वो था अभी 10 रुपए और समोसे का भाव 40 रुपए किलो हो जाए, तो हर होटल वाला क्या बनाने लग जाएगा? समोसे। उसकी पूर्ति वो तुरंत बढ़ा देगा। परंतु ये जो दूध है, दूध की पूर्ति हम तुरंत नहीं बढ़ा सकते। तो कहने का मतलब है, ये जो इसी आधार पर पूर्ति की लोच को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये है हमारी पूर्णतया लोचदार पूर्ति, अधिक लोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति और पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। मैंने लोचदार मांग में भी समझाया था, यही 5 प्रकार है। यदि लोचदार मांग वाला पाठ आप पढ़ लेंगे, मांग की लोच पढ़ लेंगे, तो वही सेम है पूर्ति में भी। आप इसको कैसे याद करें, मैंने तब भी बताया था, आप 5 बार लोचदार लिख लीजिए। 5 बार आपने लोचदार लिख लिया। ये पहला हो गया पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार। यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? बे। यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम? बेलोचदार। ये दोनों किससे संबंधित है? बेलोचदार से है। फिर ये तो बीच वाला सीधे लोचदार पूर्ति है, और सेकंड के लिए आप क्या वर्ड और जोड़ देंगे? अधिक लोचदार। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये आपने 5 बार लोचदार लिख लिया, बीच वाला लोचदार पूर्ति ही रहेगा, पहले में भी पूर्णतया आ गया, आखिरी में भी पूर्णतया आ गया। बस यहाँ पे बेलोचदार आएगा, इसमें भी बेलोचदार आएगा, और इसके लिए एक नया शब्द है हमारा अधिक लोचदार। आप 2-3 बार लिखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसको अभी हम आगे समझ लेते हैं। पहला प्रकार है हमारा पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इसे पूर्ति की लोच का अनंत होना भी कहते हैं। देखिए, लोचदार पूर्ति यानी पूर्ति कैसी रहेगी? यहाँ बिल्कुल लोचदार रहेगी। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, ऐसी पूर्ति को पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि कीमत में ना परिवर्तन, यानी कीमत कैसी है? फिक्स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसके बाद भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जा रहा। पूर्ति यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यानी पूर्ति कम भी हो सकती है और पूर्ति ज्यादा भी हो सकती है, जबकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति। परंतु ये एक काल्पनिक स्थिति है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसकी कीमत में परिवर्तन ना हो और उसकी मांग कभी भी कम हो जाए, पूर्ति कभी भी कम हो जाए या कभी भी बढ़ जाए। इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, कीमत में परिवर्तन कितने % हो रहा है? 0%, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि पूर्ति में कितना भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें मांग की कीमत लोच अनंत के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? अनंत के बराबर। पूर्णतया लोचदार पूर्ति। अगला है हमारा पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। इसे पूर्ति की लोच का शून्य होना भी कहते हैं। इसे हम पूर्ति की लोच का शून्य होना भी कहते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है। यहाँ पे क्या रहती है? पूर्ति स्थिर। इसके पहले हमने पढ़ा था वहां कीमत स्थिर थी, और यहाँ पे क्या स्थिर है? पूर्ति स्थिर है। ऐसी वस्तुओं को पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। ये देखिए, ये भी काल्पनिक स्थिति है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी कीमत बढ़े या घटे और उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो। ये भी एक काल्पनिक स्थिति है। यहाँ देखिए, कीमत में 100% परिवर्तन, यानी कीमत कितना भी बढ़ रहा है और कितना भी कम हो रहा है, परंतु जो पूर्ति है वो कैसी है? स्थिर है। इसमें कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच कैसी होती है? 0 के बराबर होती है। आप चित्र से इसको याद आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, कीमत यहाँ बढ़ रही है या घट रही है, परंतु पूर्ति कैसी है? स्थिर है दूसरी स्थिति में। तीसरा है हमारा अधिक लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में केवल 10% परिवर्तन हुआ, जबकि पूर्ति में परिवर्तन अधिक हो रहा है, ये देखिए 20%, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अधिक लोचदार पूर्ति। चित्र में भी आप देख लीजिए,
यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है पूर्ति में ये कम दिख रहा है, ये कितने परसेंट है, मान लो 10% है, जबकि वस्तु की पूर्ति में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, 20%। यानी यहाँ पे कीमत में कम परिवर्तन हो रहा है और वस्तु की पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे अधिक लोचदार पूर्ति। ये स्थिति को हम इस तरह से व्यक्त करेंगे, इसका मान कैसा होगा, ES ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी होगी कीमत की लोच। अगला हमारा लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ हो, तब ऐसी वस्तु की पूर्ति लोचदार पूर्ति कही जाती है। आप इसको याद कर लीजिए, इसको परीक्षा में यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो मत लिखिए, लेकिन इसको यदि आपने याद कर लिया तो ये विश्लेषण आप अपने मन से लिख लेंगे। यहाँ देखिए, कीमत में 10% वृद्धि या कमी हो रही है तो पूर्ति में भी 10% हो रहा है। ये तो देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी जितना परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही परिवर्तन पूर्ति में भी होगा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ कीमत लोच ES बराबर होगा 1 के। यहाँ ES मतलब कीमत लोच, पूर्ति की कीमत लोच बराबर 1 के बराबर होगी। इसे हम पूर्ति की लोच इकाई के बराबर भी कहते हैं। चौथा हमारा बेलोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन मूल्य में होने वाले परिवर्तन से कम होता है, तब वस्तु की पूर्ति की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोचदार होती है। ये देखिए, कीमत में यहाँ पे अधिक परिवर्तन हो रहा है, कितना परसेंट, ये डिस्टेंस देखिए आप, कितने परसेंट है यहाँ पे, 20%। कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है परंतु पूर्ति में कम परिवर्तन हो रहा है, यहाँ केवल कितना परसेंट परिवर्तन हो रहा है, 10%। ये अधिक परिवर्तन कीमत पे जबकि पूर्ति में कम परिवर्तन, ऐसी स्थिति को हम बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। यहाँ पर इकाई से कम होती, पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है। अब आपको वही लग रहा होगा कि इतने सारे मैडम ने चित्र बना दिया, परीक्षा में हम कैसे याद रखें। अब ये स्लाइड सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। ये पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इसको आप कैसा बनाएंगे, एक्स अक्ष में ले लेंगे वस्तु की पूर्ति और वाई अक्ष में लेंगे वस्तु की कीमत। ये हमेशा एक्स अक्ष के समानांतर होगी। पूर्णतया लोचदार पूर्ति किसके समानांतर है, एक्स अक्ष के। दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, ये किसके समानांतर है, वाई अक्ष के समानांतर है। तीसरी स्थिति हमने देखी थी, पूर्ति की लोच इकाई के बराबर। ये देखिए, इकाई के बराबर, यहाँ पर कीमत और पूर्ति दोनों आपस में बराबर थे। इसकी एक विशेषता ये है कि जहां पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी तो जो पूर्ति वक्र होगा ये शून्य से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, शून्य से, इसीलिए इसको हम पूर्ति की लोच को इकाई के बराबर कहेंगे। फिर एक कंडीशन हमने पढ़ी थी, अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक लोचदार पूर्ति आप देखे थे कि यहाँ पर कीमत में कम परिवर्तन हो रहा था और पूर्ति में अधिक परिवर्तन। इसकी जो लाइन है वो हमेशा यदि आप इसको बढ़ाओगे तो ये वाई अक्ष में टच करेगी। कहाँ टच करेगी, वाई अक्ष में। तो आपको ये याद रखने की मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये सभी पूर्ति वक्र हैं अलग अलग कंडीशन में। आप यदि पांचों को एक साथ इस तरह से कर लेंगे तो आप आसानी से याद रख लेंगे। और पांचवी कंडीशन हमने पढ़ी थी बेलोचदार पूर्ति। ये देखिए, ये इसको यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स अक्ष में टच होती है, ये इसकी विशेषता होती है। ये देखिए, इनका कोण महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक वास्तविक ट्रिक बता रही हूं जिससे कि आप जो चित्र है वो सही तरीके से बना पाए। पहली कंडीशन में एक्स अक्ष के समानांतर था, दूसरी कंडीशन में वाई अक्ष के समानांतर था, तीसरे में हमने क्या देखा था, ये 0 से शुरू हो रहा था, इकाई के बराबर। जो पूर्ति की लोच किसके बराबर थी, इकाई के बराबर। जब अधिक लोचदार पूर्ति थी तो ये ऊपर तरफ आप बना दीजिए ऐसा डंडा, और जब आप पूर्ति की लोच इकाई से कम है तो आप एक्स अक्ष के तरफ एक डंडा बना दीजिए। ये पांचों को आप अलग अलग आसानी से बना सकते हैं और आपको केवल वाई अक्ष में वस्तु की कीमत लेना है और एक्स अक्ष में वस्तु की पूर्ति लेना है।
इसकी थ्योरी याद करने का भी मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, आप चाहो तो इससे भी याद कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन थी पूर्णतया लोचदार पूर्ति जो अनंत के बराबर होती है। इस कंडीशन में हमारी जो कीमत होती है वो स्थिर होती है, पूर्ति कितनी भी कम और अधिक हो सकती है। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी अधिक लोचदार पूर्ति, जहां एक से बड़ी होती है। यहाँ पर पूर्ति अधिक होती है, पूर्ति में परिवर्तन अधिक होता है और कीमत में परिवर्तन कम होता है। तीसरी कंडीशन में हमने देखा था कि जितना कीमत में बदलाव होता है उतना ही पूर्ति में बदलाव होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तब ये कीमत लोच किसके बराबर थी? 1 के बराबर। इसके बाद चौथा है बेलोचदार पूर्ति। यहाँ कीमत में अधिक परिवर्तन होता है और पूर्ति में परिवर्तन कम होता है। ये कैसा था हमारा? कीमत लोच जब 1 से कम हो और अंत में हम देख रहे हैं बराबर 0 हो। यहाँ पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल किसमें परिवर्तन होता है? कीमत में। ये हमने ऐसा वाला चित्र देखा था ना, ये यहाँ पे ये वाला था, और ये वाले में कौन सा था? जब कीमत स्थिर थी तो ये वाला चित्र था। और ये जो कीमत और पूर्ति आपस में बराबर है तो ये बनाया था हमने, और ये वाला इस तरह से, और ये यहाँ पे एक्स अक्ष से यहाँ से शुरू हो रहा था। ये हो गया, आपको एक ही स्लाइड में सारे पांचों प्रकार बन गए, और आपको किस तरह से लिखना है इन्हीं को आप अपने शब्दों में उत्तर में लिख सकते हैं। पूर्ति से संबंधित ये लास्ट क्वेश्चन है। पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। ये भी 5 अंक का है। पूर्ति की लोच को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण हम 4-5 समझ लेंगे। क्योंकि ये 5 अंक का प्रश्न है तो कम से कम हम 6 इसके पॉइंट याद कर लेंगे, तो हमको परीक्षा के समय हम 5-6 इसके उत्तर पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला है हमारा वस्तु का स्वभाव, दूसरा है हमारा समय, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन लागत, बाजार की उपलब्धि, और अंतिम है प्राकृतिक बाधाएं। सबसे पहला है हमारा वस्तु का स्वभाव। वस्तु के स्वभाव पर पूर्ति की लोच निर्भर करती है। जो वस्तु शीघ्र नष्ट हो जाती है उस वस्तु की पूर्ति बेलोचेदार होती है, जबकि टिकाऊ वस्तु की पूर्ति लोचेदार होती है। यदि ऐसी वस्तुओं की कीमत में घट बढ़ होती है तो वस्तुओं के उत्पादक वस्तु की मात्रा को घटा और बढ़ा सकता है। यहाँ आपको चित्र मैंने दिया ही इसलिए है कि आप पूरा पॉइंट समझ लें। जो वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है, यदि आपने कॉफी बना ली है तो उसको आप वापस रख नहीं सकते, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, ये तो तुरंत खराब हो जाएगी। इसीलिए इसकी पूर्ति कैसी होगी? बेलोचेदार होगी। परंतु टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति लोचेदार होगी। ये टिकाऊ वस्तु है। यदि आपके पास कॉफी पाउडर रखा है तो आप इसका स्टोर कर सकते हैं, जबकि ये जो खराब शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, इनकी जो पूर्ति होती है वो पूर्णतः बेलोचेदार होती है। अगला पॉइंट है हमारा समय। किसी वस्तु की पूर्ति की लोच समय से प्रभावित होती है। उत्पादकों के पास जितना भी कम समय होगा, पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक बेलोचेदार होगी। समय के बढ़ने के साथ साथ पूर्ति की लोच लोचदार होती जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि हमको बहुत कम समय मिला है, यदि आज अचानक से यदि डेयरी में 100 लीटर अतिरिक्त दूध की मांग हो जाएगी, तो क्या डेयरी वाला 100 लीटर दूध तुरंत उपलब्ध करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। यदि समय कम है, यदि आपने उसको ऑर्डर दिया है कि 5 दिन बाद मेरे घर में शादी है, मुझे 100 लीटर दूध की जरूरत है, तो वो 5 दिन बाद दूध का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेगा, अपने दोस्त से, पड़ोसी डेयरी वाले से ले लेगा। परंतु यदि आप कम समय में उसको बोलोगे कि मुझे 100 लीटर दूध दे दो, तो वो नहीं पूर्ति उसकी कर सकता। चाहे आप उसको दुगनी कीमत भी दोगे, परंतु वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। परंतु यदि समय अधिक होता है तो वो 100 लीटर दूध हो सकता है कि ब्रांडेड कंपनी का कहीं और से पैकेट्स मंगवा के रख ले और आपको दूध उपलब्ध करा सकता है। तो इस तरह से पूर्ति की लोच समय पर भी निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट है हमारा उत्पादन की तकनीक। पूर्ति की लोच पर उत्पादन की तकनीक का भी प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि कीमतें घटने पर यहाँ बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तकनीक भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। जैसे यदि आप ये कहें कि हाथ की कढ़ाई का आपको एक चादर चाहिए है, या एक दोहर आप सिलवाना चाहते हैं जो हाथ से स्टिच्ड है,
तो आप इसको तुरंत नहीं करवा सकते, इसके लिए आपको समय लगेगा। तकनीक इम्पोर्टेंट है, यहाँ हाथ का वर्क है तो आपको 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन तो लगेगा। परंतु यदि यही चीज़ आप मशीन से करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको बहुत जल्दी इसकी पूर्ति हो जाएगी। ये चादर है, इसकी कढ़ाई यदि आपको मशीन से करवाना है तो आसानी से तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह से उत्पादन की तकनीक भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। उत्पादन लागत, यदि वस्तु के उत्पादन लागत पर प्रभाव भी पूर्ति की लोच पर पड़ता है। यदि वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति हास्य नियम के अंतर्गत होता है तो वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होगी, क्योंकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना कठिन होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे यदि लागत बढ़ गई, वो वस्तु यदि महंगी पड़ रही है तो कोई भी उस वस्तु को नहीं बनाना चाहता। यदि ये समोसे की कीमत थी 10 रुपए, एक समोसे की कीमत कितनी है? 10 रुपए। और यदि आलू बहुत महंगा हो जाए, आलू 50 रुपए हो जाए, तो अब ये समोसा वो 10 रुपए में बेचना उसको मुश्किल होगा। तो अब वो समोसे नहीं बेचना चाहेगा या वो कम समोसे बनाने लगेगा, क्योंकि इसमें उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इस तरह से यदि लागत बढ़ जाती है उत्पादन की, तो उत्पादन की पूर्ति भी प्रभावित होती है। 5वां पॉइंट है बाजार की उपलब्धि। एक वस्तु के जितने अधिक बाजार होंगे उसकी पूर्ति की लोच भी उतनी अधिक लोचदार होगी, क्योंकि वस्तु के विक्रेता अपनी वस्तु को भिन्न-भिन्न मूल्यों पर बेच सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आप छोटे-छोटे गाँव में भी जाएँगे तो वो वस्तु आपको मिल जाएगी। यानी आप किसी भी दुकान में जाओगे तो आपको वो वस्तुएं आसानी से मिल जाएँगी और उसके ग्राहक भी हर जगह रहेंगे। तो वो वस्तु हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे आपने चीज़ मान लिया। यदि आप ब्रांडेड चीज़ की बात करें तो ये कुछ प्रमुख शॉप पे ही मिलेंगे, क्योंकि इसके ग्राहक भी नहीं हैं। तो ये मुख्य जो डेयरी होंगी या कुछ इस तरह की शॉप होंगी जो खाने-पीने का सामान है, वहाँ ये चीज़ आपको उपलब्ध होगा। तो जो वस्तुएं जितनी अधिक दुकानों में बिकेगा, उसकी पूर्ति भी अधिक होगी, परंतु इसकी मांग ही नहीं है तो ये इस चीज़ की जो मार्केट ही नहीं है तो वो उसकी पूर्ति भी कम करेंगे। इसके बाद है हमारा 6वां प्राकृतिक बाधाएं। पूर्ति की लोच प्राकृतिक बाधाओं द्वारा प्रभावित होती है। यदि हम सागौन की लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके प्रयोग से पूर्व उसके पेड़ तैयार करने में कई वर्ष लग जाएंगे। आप अचानक से सागौन की मांग करेंगे तो इसकी आप चाहे कितने भी दाम दें, कितनी भी कीमत बढ़ा दें, यदि आप सागौन की मांग अचानक से बढ़ा देंगे तो इसकी पूर्ति का बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पेड़ तैयार करने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसके विपरीत यदि बाजार में हर कोई समोसे की डिमांड करने लगे तो तुरंत दुकान वाले, होटल वाले बाकी चीजों को बनाना छोड़ देंगे और किसका उत्पादन बढ़ा देंगे? समोसे का। परंतु इसके तुलना में यदि आपने सागौन की मांग बढ़ा दी तो इसकी पूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो सकेगी, चाहे कीमत कितनी भी अधिक हो। तो इस तरह से जो इकाई 3 है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इकाई 3 बहुत लंबी थी, परंतु ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है कि नहीं समझ में आया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर से उसको समझाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू।